नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छत्रपति बाकेलाल। दोस्तों, ये स्वयंवर सीरीज की छठी कॉमिक्स है। जिन्होंने इससे पहले के कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको स्वयंवर बाकेलाल कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर आप इस सीरीज की सारी कॉमिक्स पढ़ सकते हो। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, छत्तीसगढ़ की रानी रूपकंवर से विवाह के पश्चात राजा बनने के लोभ ने बाकेलाल को एक आज्ञाकारी पति तो बना दिया, किंतु राजा नहीं। और ये जानकर तो उसके होश ही उड़ गए कि रानी रूपकंवर के शरीर पर वास्तव में डायन दुष्यंती का कब्जा है। अपनी डायन पत्नी से परेशान बाकेलाल बेचारा बहुत दुखी और विवश है। डायन दुष्यंती को 36 दांतों के जिस जबड़े की तलाश थी वो भी बाकेलाल का ही निकला, जिसे प्राप्त करके अब उसे कुछ अतिरिक्त राक्षसी शक्तियां भी प्राप्त हो गई है। बाकेलाल उसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो डायन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेचारी रानी रूपकंवर मारी जाएगी। बेचारा पति बाकेलाल अब क्या करेगा? बाकेलाल जाएगा वापस विशालगढ़। किंतु विशालगढ़ लौटना अब उतना सरल नहीं था जितना बाकेलाल ने सोचा था। अरे, ये तलवार मेरी राह में किसने फेंकी? मगर ये सिर्फ तलवार नहीं थी। रुक जा बाकेलाल, ये क्या? तलवार में से एक हाथ प्रकट होकर मुझे रोकने को कह रहा है। देखते देखते तलवार एक बलिष्ठ योद्धा में परिवर्तित हो गई। बाकेलाल, सुना नहीं? रुक जा। आए, तलवार योद्धा में बदल गई। इसका मतलब उस दुष्टा डायन को पता चल गया है कि मैं भाग रहा हूं और मुझे रोकने की ये डायन रानी की कोई चाल है। घोड़े, रोकियो मत, भागता रह। देख बाके, मेरा कहना मान ले। खींच दे मेरी लगाम, वरना ये रहस्यमय मानो कहीं तुझे ही ना खींच दे। दूसरे ही पल उस रहस्यमय तलवार मानो ने घोड़े के टांगों से पकड़कर उठा दिया। मेरा कहना मान लेता तो मैं तुझे गिराता नहीं। आ हिंद आ इसके हाथ तो चाकू की तरह तेज लग रहे हैं। बाकेलाल भी सराफत से कहा मानने वाला था। कमबख्त, अब तू बाकेलाल के हाथों नहीं बचेगा। तड़ाक! आ बाकेलाल हाथ उठाने से पहले सोच लियो, क्योंकि मैं तलवार धारू मानो हूं। मेरा पूरा शरीर तलवार की धार की तरह तेज है। तू मुझे जहां भी जिस भी अंग से मारेगा तो तेरा ही वो अंग कटकर घायल होगा। बाकेलाल, भागने का विचार त्याग कर सराफत से वापस चलता हूं। बाकेलाल, फूट गई तेरी किस्मत। अब तेरा सारा जीवन उस डायन के पांव दबाते गुजरेगा। जल्दी धारू ने बाकेलाल को डायन रानी के समक्ष पेश किया। क्यों पतिदेव, मुझे अकेले छोड़कर फरार होना चाहते थे? मैं तो हवाखोरी के लिए जा रहा था। हवाखोरी प्रातः की जाती है स्वामी, रात्रि में केवल फरार हुआ जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे और देश को छोड़कर फरार होना चाहते थे, पर अब तुम्हारा मुझसे छुटकारा संभव नहीं स्वामी। ऐसा समझ लो कि तुम पेड़ हो तो मैं छाया, तुम जान हो तो मैं काया, तुम खर्च हो तो मैं माया। अब हमारा एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं। फरार होने का विचार तुम्हारे हृदय में जन्म ही ना ले, उसका इंतजाम भी मैंने सोच लिया है। ये क्या कर रही है प्रिय? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई पागल सांड नहीं। ये बेड़ी तुम्हारे पाँव में बंधी रहेगी तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। हाँ, महल में जितनी दूर जाना चाहोगे जा सकोगे। जंजीर बहुत लंबी है। सारा जीवन पत्नी की गुलामी में गुजर जाने की कल्पना से ही बाकेलाल कांप गया। मुझ पर दया करो भोले शंकर, सारी जिंदगी पत्नी की गुलामी करने से अच्छा तो अपने मोटे मुच्छर मनहूस की पुच्ची है। मुझे वापस विशालगढ़ पहुंचा दो भगवान, मेरे गाल उसकी पुचिया के लिए तरस गए हैं। पर अब तो तेरे पांव में बेड़ी डाल दी गई है बाके बेटा। अब तू महल में घूम तो सकता है, पर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता।
सोच बाकीलाल, तेरे दिमाग में तरकीबों का खजाना भरा है। सोच बाकीलाल, तेरे दिमाग में तरकीबों का खजाना भरा है। कोई ना कोई तरकीब तुझे जरूर सूझ जाएगी इस संकट से निकलने की। आहा, सूझ गई एक तरकीब विशालगढ़ पहुंचने की। अगर मैं डायन रानी को छत्रपति बनने यानी संसार पर विजय पताका फहराने की राय दूं तो वो अवश्य ही इसे मानकर इस अभियान पर निकल पड़ेगी। फिर जब डायन रानी विशालगढ़ को ललकारेगी तो वहां से जिंदा बचकर नहीं आ पाएगी, क्योंकि विशालगढ़ को जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा। अरे, जब मैं आज तक नहीं जीत पाया तो ये क्या खाकर जीतेगी? वहां जाकर उसे केवल मृत्यु प्राप्त होगी। इस प्रकार डायन रानी की मृत्यु के साथ ही मैं छत्तीसगढ़ का राजा घोषित कर दिया जाऊंगा और मेरा छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। फिर जब बाकीलाल ने अपना विचार डायन रानी के सामने रखा तो, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा स्वामी। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ होता है तो एक अश्व को सजा धजा कर संसार के सभी राज्यों की परिक्रमा कराई जाती है। बीच में अगर उसे कोई पकड़ लेता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है, अन्यथा उसके राज्य पर अश्व छोड़ने वाले राजा का अधिकार हो जाता है। उसी प्रकार हम भी दहाड़ू को सजा धजा कर परिक्रमा के लिए भेजेंगे। जिस देश का राजा दहाड़ू को पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा वो पराजित समझा जाएगा। क्योंकि दहाड़ू ठीक है ना? बिल्कुल। ग्रर, पर भला मुझे कौन पकड़ेगा? किंतु स्वामी, इस महत्वपूर्ण अभियान पर आपको ही जाना होगा। मुझे? पर मेरे पांव में तो बेड़ी पड़ी है, बेड़ी को मैं खोल देती हूँ। पर वाह, काम बन गया। अब मैं सीधा विशालगढ़ जाकर रुकूंगा। मुझे पता है कि इस वक्त स्वामी क्या सोच रहे हैं, किंतु स्वामी जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। क्योंकि अरे, तुम मुझे अपनी चप्पल के नीचे लगा ये आईना क्यों दिखा रही हो? अब ये तो अक। घबराए नहीं स्वामी, ये सम्मोहन चप्पल है, जिसमें शक्ल देखने वाला चप्पल के स्वामी का गुलाम हो जाता है और उसी का ही कहा मानता है। स्वामी, मैं कौन हूँ? मेरी आका। स्वामी, तुम कौन हो? तुम्हारा दास। जो कहूंगी करोगे? करूंगा। कहूंगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? हाँ, फौरन। तो जाकर हो जाओ तैयार, कल प्रातः तुम्हें छत्रपति अभियान पर निकलना है। जो हुक्म मेरे आका। पूरे महल में इस अभियान का ऐलान कर दिया गया। कल से शुरू होने वाला है छत्रपति बाकीलाल अभियान। दहाड़ू को सजाया धजाया गया। दहाड़ू जी, आंख मत झपकाना, मैं आपकी आंखों में सुरमा लगा रही हूं। लगाओ लगाओ, मैं बालों में कंघी कर रही हूं। करो करो। तैयार था अब दहाड़ू, ये सैनिक एवं बाकीलाल जी तुम्हारे साथ रहेंगे। जो भी तुम्हें पकड़ेगा ये उनसे युद्ध करेंगे। अब जाओ। अब विदा होने की बारी बाकीलाल की थी। अच्छा आका, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने अभियान में सफल होकर लौटूं। छत्रपति भवा। बेचारे बाकीलाल की हालत तो धोबी के कुत्ते जैसे हो गई है। हाँ, आज तक किसी पति को पत्नी के चरण स्पर्श करते नहीं दिखा। बाकीलाल अपने दल बल के साथ वहां से रवाना हुआ। दहाड़ू को जो हाथ लगाएगा वो अपनी जान से जाएगा। अब शीघ्र ही मेरे सिर पर छत्रपति का ताज होगा, क्योंकि स्वामी के साथ गई सेना तिलस्मी शस्त्र सेना है, जो कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के शस्त्रों में परिवर्तित हो सकती है। छत्तीसगढ़ के छत्रपति बाकीलाल का डंका बजने लगा, जिसकी गूंज सर्वप्रथम पहुंची राजा छिंकट सिंह के कानों में। नहीं सेनापति गुल्लक सिंह, हमें छत्तीसगढ़ की अधीनता स्वीकार नहीं। दहाड़ू को मैं पकड़ूंगा, किसी और की हिम्मत तो हुई नहीं। जल्दी चलिए महाराज, अन्यथा कहीं दहाड़ू नगर से होकर सीमा पार कर गया तो राज सिंहासन आपके हाथों से छिन जाएगा।
लेकिन दहाड़ू को देखते ही राजा छिंकट सिंह के होश फक्ता हो गए। हाँ, हम तो समझे थे कि दहाड़ू कोई घोड़ा होगा, ये तो निगोड़ा चीता है। सेनापति, तुमने बताया क्यों नहीं कि दहाड़ू चीता है? मेरे लिए तो ये घोड़े से ज्यादा कुछ नहीं महाराज, पर पकड़ना तो आपको ही है। दहाड़ू के पीछे आता बाकेलाल का काफिला भी उनके सामने से गुजरा। ये कैसी सेना है सेनापति? शस्त्रों को बोलते और घोड़ों की सवारी करते तो पहले कभी नहीं देखी। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बड़ी खतरनाक सेना है महाराज, जो मानव में बदल जाती है। इनसे उलझना ठीक नहीं। आखिर आप भी बाल बच्चे वाले हैं। सबको भयभीत रखने के लिए हमें अपना असली रूप भी दिखाते हुए चलना है। बाकीलाल का काफिला अगले राज्य में प्रवेश कर गया और उस वक्त बाकीलाल के क्रोध का पारावार न रहा जब राजा रतौंधी ने पकड़ लिया दहाड़ू को। रुक जा, कहाँ जाती है? अबे मैं पुल्लिंग हूं, कहाँ जाती है? स्त्रीलिंग है, कहाँ जाता है बोल। घुर्र। मगर तब तक बाकीलाल ने तो युद्ध का ऐलान कर दिया था। राजा रतौंधी, तूने छत्रपति अभियान के चीते दहाड़ू को पकड़ लिया है। अब तुझे मुझसे और मेरी सेना से युद्ध करना होगा। चीता दहाड़ू? पर मैं तो इसे अपनी पालतू बकरी समझा था जो मेरे कक्ष से भाग निकली है। मुझे कम दिखाई देता है, मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे युद्ध से डर लगता है। मेरे बाप ने कभी नहीं लड़ा, जो बहंगा था, तो मैं क्या लड़ूंगा? राम का नाम लो जी, मुझे आपकी दास्ता स्वीकार है, पर मैं आपको बकरी का दूध पिलाए बिना आगे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, दूध पिलाओ। फिर दूध ग्रहण करने के पश्चात आगे बढ़ो। शुक्र है राजा को असलियत का जल्दी पता चल गया, वरना ये मेरा भोजन बन जाता। इधर विशालगढ़ के महल में हर ओर मुर्दनी छाई थी। महाराज, एक दिन तो भरपेट खा लीजिए, आखिर कब तक भूखे प्यासे रहकर बाकीलाल की प्रतीक्षा करते रहेंगे? नहीं रानी स्वर्णलता, बाकीलाल बिना कुछ बताए ना जाने कहाँ चला गया है। जहाँ गया है पता नहीं वहां उसे भोजन पानी भी मिल रहा होगा या नहीं। नहीं रानी, मैं भरपेट तब तक नहीं खा सकता जब तक बाकीलाल का कुछ पता नहीं चल जाता। किंतु जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, इसलिए लाओ, चावल का एक दाना दे दो, जो मैं सुबह दोपहर और शाम खाता हूँ। महाराज, जरा आईने में अपने सूरत तो देखिए, आप कड़छी थे और चम्मच हो गए हैं। महारानी, मेरा प्यारा बाकीलाल जल्द ही ना आया तो पता नहीं मैं ये भी ना पाऊंगा या नहीं। तभी वहां महामंत्री के साथ राजवैद्य भी आ पहुंचे और राजवैद्य, जांच करो, देखो आज कितना ढीला हुआ। राजवैद्य ने जांच की। महामंत्री जी, महाराज का पैजामा एक उंगली और ढीला हो गया है। क्या? फिलहाल तो पैजामे का नारा थोड़ा और कस दो राजवैद्य, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज पलंग से उतरे और पैजामा महाराज की कमर से उतर जाए। महाराज, क्यों अपनी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? अब देखिए, जब से आपने भरपेट खाना छोड़ा है, आपकी तोंद एक दूसरे पर रखे 3 बड़े सीताफलों जितनी कम हो गई है। जरा खड़े होके तो देखिए, देखिए कुर्ता ऐसे हो गया है जैसे बांस पर तंबू तान दिया हो। देखिए देखिए, सूरत ऐसी हो गई है जैसे रुमाली रोटी। और ये देखिए, आपकी बाजुएं देखिए, लालत है ककड़ी मुकाबले में खड़ी हो गई तो जीत जाएंगी। समस्या इतनी होती तो गनीमत थी। महाराज, बनिए कि यहाँ से रोजाना आपके भोजन के लिए जो मनो आटा दाल सब्जी आता है, अब वो इतना बचने लगा है कि उसे रखने की भी जगह नहीं बची। विवशतावश हमने वो खाना भेड़ बकरी और घोड़ों को खिलाना शुरू कर दिया है। वो देखिए, आपकी खुराक खाकर उनका क्या हाल हो गया है। ब्रुक ब्रुक, आजकल तो बस खाए जाओ खाए जाओ। महाराज, हमने चारों ओर अपने गुप्तचर दौरा रखे हैं, वो बाकीलाल का पता लगा कर ही लौटेंगे, किंतु ईश्वर के वास्ते आप संपूर्ण आहार ग्रहण करना शुरू कर दें।
ठीक है, आज से मेरी खुराक बढ़ा दो। वाह, अब मैं रोजाना सुबह दोपहर शाम एक एक चावल नहीं बल्कि दो दो चावल खाया करूंगा। हाय मेरा बाकू, तू कब आएगा मेरे लालू। बू। आखिर बाकेलाल की खबर आ ही गई, जिसे लेकर आया था सेनापति। महाराज, बाकेलाल आ गया। क्या बाकेलाल आ गया? कहाँ है, कहाँ है मेरा प्यारा बाकेलाल? उसकी पुच्ची लिए जमाना बीत गया, अब तो होठों पर भी पपड़ी जम गई है। कहाँ है मेरा लाल, मेरा बाकेलाल? बू। पापड़ी नहीं महाराज, वो तो गोलगप्पे के साथ मिलती है, पपड़ी। किंतु सेनापति, बाकेलाल है कहाँ? तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? बाकेलाल जी को लाना आसान नहीं महारानी जी। सेनापति, क्या कह रहे हो? ठीक से समझाओ, कहाँ है बाकेलाल? और सेनापति सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ सुनने के बाद, नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकेलाल विशालगढ़ पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता। मैं दहाड़ू को पकड़ने जा रहा हूँ। मैं भी देखूंगा कि बाकेलाल मुझ पर आक्रमण कैसे करता है। मुझे भी सेना तैयार रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बाकेलाल छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर युद्ध आरंभ हो गया तो मुझे भी मैदान में कूदना पड़ेगा। पूरे विशालगढ़ में चर्चा फैल गई। क्या बाकेलाल ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी? किंतु बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया? विशालगढ़ में रहकर तो विशालगढ़ विशालगढ़ उसका ही था। किंतु राजा विक्रम सिंह ने दहाड़ू को आगे ना बढ़ने दिया। रुक जा दहाड़ू, मैंने तुझे पकड़ा। घर्र। अबे कान छोड़, पकड़ना है तो गर्दन का पट्टा पकड़। रथ दौड़ाता वहां आ पहुंचा बाकेलाल। राजा, दहाड़ू को पकड़कर तूने युद्ध का ऐलान कर दिया है। मेरा प्यारा बाकू, मेरे बाकेलाल, तूने मुझे पहचाना नहीं। ये मैं हूं, तेरा मुच्छड़ विक्रम सिंह। आ, गले लग जा। विक्रम सिंह रथ पर चढ़ गया। बाकेलाल, तू कहाँ चला गया था? देख, तेरे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। अरे कमबख्त, अगर मुझसे कोई भूल हो गई थी तो मुझे बताकर तू जाता। बू। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।